All right. Hi, everyone. Good morning. Yeah. Hi, Ishan. Good morning. Good morning, Sarvesh. Hi, Sanyam. Hi, Harsh. Good morning, Aman. हाँ, मैं आज डाउट्स की डिस्कस करना चाहूँगा. आई थिंक काफ़ी टाइम से हमारे डाउट्स भी पेंडिंग रह गए हैं. लेट मी जस्ट क्विकली. कल डाउट लेक्चर है. हाँ, क्या बोल रहे हो सर्वेश? सर कल डाउट लेक्चर है. कल डाउट लेक्चर है? यस सर. हाँ सर 7:30 to 9 शायद. एक मिनट. लेट मी सी माय टाइम टेबल ऑल्सो. एक सेकंड. मेरा फोन कहाँ गया? ये रहा. जस्ट अ मोमेंट. 6 to 7 सर. हाँ, कल 6 to 7 है तो ठीक है. फिर कल डाउट डिस्कस कर लेते हैं. आज मैं आगे का पढ़ा लेता हूँ जस्ट टू गेट अ सेंस. आप लोगों को मैंने होमवर्क क्या क्या दिया था लास्ट क्लास में, एक बार देख लेता हूँ मैं. अच्छा, गेट इक्विप टू एडवांस वाले सेक्शन से मैंने होमवर्क दे दिया था आपको. मैंने थर्मोकेमिस्ट्री वाले सेक्शन से कुछ होमवर्क नहीं दिया ना आपको? अच्छा, ठीक है. वैसे तो मुझे आपको, हाँ, मैंने एडवांस लेवल वाले सब होमवर्क दिए आपको. वेट, लेट मी गेट अ सेंस कि मैंने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर कर लिया था.
अपन लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया था, एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स का, एंड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी डिस्कस कर लिया था, करेक्ट? ओके तो मैंने एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं दिए थे, ठीक है? एक्चुअली मुझे दे देना चाहिए थे क्योंकि उस टाइम पे फ्रेश पड़ा था, तो आप लोगों को काम आ जाते। तो ऐसा करता हूँ, मैं थोड़े से क्वेश्चन अभी करा देता हूँ आपको, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन एंड जो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड, एंड फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सो जस्ट गिव मी couple of minutes. All right. Now एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली आपको आज के होमवर्क के लिए काम आएगा, ठीक है? दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू विल बी एबल टू यूज व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। कॉलेज के एग्जाम तो चलते रहेंगे, देखो आपकी प्रायोरिटी एडवांस की पढ़ाई है, तो प्लीज मेक श्योर दैट एडवांस की पढ़ाई डिप्रायोरिटाइज नहीं हो रही है। मतलब स्पेशली द फैक्ट दैट आप लोगों का इंटीग्रेटेड कॉलेज है, तो मतलब आप लोगों को तो और चिंता नहीं करनी चाहिए इस बारे में। मतलब जो दूसरे सपोर्ट बैच के बच्चे हैं जिनके अलग स्कूल्स एंड ऑल हैं, तो उनके लिए तो फिर भी आई वुड बी कंसर्न, बट यहाँ पे तो सिंक में चल रही है ना चीज़ें, तो इतना कंसर्न मत हो। हाँ गौतम बोलो। सर इंटीग्रेटेड मतलब होता क्या है वो? अरे मतलब आप पेस के कॉलेज में ही हो ना, पेस जूनियर कॉलेज हाँ में हो ना, हाँ सर। तो उसको पर बहुत टाइम पहले ऐसे इंटीग्रेटेड वर्ड यूज करते थे उसके लिए, और वो अच्छा, वर्ड चला आ रहा है बस, उसको और कुछ मीनिंग नहीं है। कुछ स्पेशल मीनिंग है? हम्म। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। दिस इज बेस्ड ऑन द सिंपल कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देन अगर ये हो गया है तो फिर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, कौन बताएगा? सॉरी, यहाँ पर आपको डेल्टा एच दिया हुआ है एंड डेल्टा यू पूछा है, या डेल्टा ई डेल्टा यू इज द सेम थिंग, ठीक है? तो डू यू रिमेम्बर डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच का रिलेशनशिप? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, delta mgr. correct, delta ng rt. Now by looking at this reaction, can you comment on the value of delta ng? हम लोग गैशियस स्पीशीज पे फोकस करेंगे, हाँ करेक्ट। तो यहाँ पर गैशियस स्पीशीज पे आप फोकस करोगे तो यू विल रियलाइज दैट डेल्टा एनजी का वैल्यू 1 है। आर का वैल्यू, अब यहाँ पे क्योंकि जूल किलो जूल में चल रहा है तो मैं आर का वैल्यू ऐसा यूनिट्स वाला लूंगा 8.314 एंड टेम्परेचर केल्विन में, एंड ये आ जाएगा 176। क्या ये सही है?
Is this correct? What I have written over here? Or there The is 176 into 10 raised to power 3. करेक्ट. यहाँ पे जूल किलो जूल का अंतर है, राइट, बिकॉज ये किलो जूल में मेंशन किया हुआ है और ये आर का वैल्यू तो जूल पर मोल केल्विन वाला वैल्यू यूज किया ना हमने. तो अब क्योंकि ऑप्शन भी किलो जूल में है, तो व्हाट आई वुड रादर डू इज डिवाइड हेयर बाय 1000, ताकि ये भी किलो जूल में आ जाए. ठीक है, एंड दैट इज वेयर आई विल गेट द करेक्ट आंसर. ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना है. तो अब ये देख के मुझे समझ में आ रहा है कि 176 से तो कम ही होगा, यानी कि सी और डी ऑप्शन तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ. अब ए और बी में से सिलेक्ट करना रहेगा, तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन तो करना पड़ेगा. अब यहाँ पे लाइक ये 1.2 एंड 8 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा. बी ऑप्शन ज़्यादा लाइकली आंसर लग रहा है मुझे. करेक्ट. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. दिस वन सेकंड, this was based on the concept of Hess law. ठीक है, आपको बस मैनिपुलेट करनी है चीजें. जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KOH है, उसकी इक्वेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब वन एंड द सेम थिंग है. तो आप इसको यहाँ पे इक्वेशन लिखो और देखो इन इक्वेशन से क्या वो इक्वेशन फिगर आउट हो पा रही है क्या. What were the two important things in this question? There is formula and units and also stoichiometry, राइट, ताकि डेल्टा एन जी आप सही से निकाल पाओ. इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. इसका आंसर आया सेकंड वाले का. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KOH. ठीक है, इस पे मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूँ कि ये KOH सॉलिड है. हाँ, इधर ये KOH सॉलिड है और यहाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन भी KOH सॉलिड का ही पूछा जा रहा है. हो सकता है संयम एंड सर्वेश तुम्हारा आंसर करेक्ट हो. मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. ये चाहिए रहेगा, ये इधर रहेगा, ये इधर रहेगा. ठीक है, संयम सर्वेश आप दोनों का आंसर करेक्ट है. इसमें क्या है, इसको पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन बोल देता है, राइट. एंड ये चौथा इक्वेशन जो हमें चाहिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KOH, ये क्या रहेगा, 1 मोल ऑफ KOH formed from its constituent elements in their most stable naturally occurring state. ठीक है, अब मैं ये फोर्थ इक्वेशन को मुझे 1 2 3 के फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे करूंगा, सोचना शुरू करूंगा एक एक करके, एलिमेंट बाय एलिमेंट, राइट. सो ये फोर्थ में मुझे पोटेशियम चाहिए सॉलिड लेफ्ट हैंड साइड पर और कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. तो पोटेशियम इन तीनों इक्वेशन में कहाँ पर है, सिर्फ सेकंड इक्वेशन में है, तो अच्छी बात है, सिर्फ सेकंड में ही है. लेफ्ट हैंड साइड पे है, हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे है. कोफिशिएंट 1 है उसका, कोफिशिएंट भी 1 है, तो एज इट इज सेकंड इक्वेशन लिख दूंगा मैं. ठीक है, सेकंड इक्वेशन को एज इट इज लिख देंगे, K solid plus H2O is giving KOH aqueous plus 1/2 H2 gas.
ठीक है। देन अब मुझे हाफ O2 चाहिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए। O2 कहाँ पर है? O2 सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में है, राइट। फर्स्ट इक्वेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे है। क्या कोफिशिएंट हाफ है? हाँ कोफिशिएंट भी हाफ है, तो बढ़िया है। फिर तो मैं एज इट इज फर्स्ट इक्वेशन को भी ऐड कर दूंगा, राइट। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस is giving H2 liquid. Then H2 चाहिए मुझे। अब H2 एक्चुअली फर्स्ट इक्वेशन में भी है, सेकंड में भी है, तो H2 के लिए सोचना थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल इक्वेशंस में प्रेजेंट है, तो मैं H2 को स्किप कर देता हूँ, ठीक है। मल्टीपल इक्वेशन में उसका मैनिपुलेशन नहीं पता, मैं KOH पे कर लेता हूँ, दिमाग अपना लगा लेता हूँ, एंड अल्टीमेटली देन H2 शुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ। तो KOH पे फोकस करोगे तो KOH कहाँ पर है? सिर्फ थर्ड इक्वेशन में है, सॉलिड KOH, और कोफिशिएंट भी 1 ही है, बट मेरे को राइट हैंड साइड में चाहिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो मैं थर्ड इक्वेशन को उल्टा करके ऐड कर लेता हूँ, यानी कि माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे। सो ये हो जाएगा KOH एक्वस एंड KOH सॉलिड, राइट। ये मैंने उल्टा करके इसको लिख लिया। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो आप देख लो कि अपनी डिजायर्ड इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ पे आप इनको ऐड करोगे तो ये KOH एक्वस कट जाएगा, H2O लिक्विड कट जाएगा, राइट। ये H2 और ये हाफ H2 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे ये हाफ हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। और ये मेरा फाइनली K प्लस हाफ H2 प्लस हाफ O2 गिविंग KOH सॉलिड, ये फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। तो यानी कि सेकंड का डेल्टा H कितना है? -48। फर्स्ट का डेल्टा H -68.39 एंड थर्ड का डेल्टा H माइनस माइनस, तो ये +14 हो जाएगा। तो इट गिव्स मी द आंसर ऑफ बी ऑप्शन, ठीक है। जिसको भी ये अप्रोच लास्ट क्लास में प्रैक्टिस नहीं हुआ था, अभी क्लियर है कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को? सर अगर हीट ऑफ कंबशन ऑफ के पूछा होता तो सेम ही करते ना। हीट ऑफ कंबशन ऑफ के नहीं ना, कंबशन ऑफ के तो विल बी जस्ट K प्लस O2 गिविंग K2O। इधर H2 भी है, ओके। द मेटल का तो जस्ट मेटालिक ऑक्साइड बन जाएगा ना। यस सर, ठीक है। अच्छा, नाउ लास्ट क्लास में याद हो तो मैंने आपको क्वांटिटी के ऊपर फोकस करते हुए क्वेश्चन कराया था, याद है ये वाला जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन देखा था? अच्छा नहीं, एक्चुअली क्वांटिटी के ऊपर फोकस करते हुए क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन नहीं कराया था। वेट, ये तो ये वाला कराया था, डेल्टा H और डेल्टा U वाला क्वेश्चन कराया था क्या? एक लास्ट टू लास्ट क्लास में कराया था शायद वो एक बार, लेट मी जस्ट डबल चेक। हाँ, ये लास्ट टू लास्ट क्लास में कराया था। ये डेल्टा H डेल्टा U पर बेस्ड होमवर्क मैंने दिया था क्या आपको? यस सर। अच्छा, तो अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है? दे आर पार्ट ऑफ दैट होमवर्क ओनली। हाँ, मतलब आपने ट्राई करे होंगे तो यस यू वुड रियलाइज, ठीक है। तो मैं इसमें से एक और क्वेश्चन, सर होमवर्क में ऐसे क्वेश्चन नहीं। अच्छा, नहीं ये वाला तो नहीं होगा ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला, क्योंकि हीट ये ऑफ, वाला नहीं था। हाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन तो मैंने कल ही कराया था, लास्ट क्लास में कराया था। चलो मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को। लेट मी, हाँ ये वाला क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं।
इससे आपको एक क्वांटिटी का भी आइडिया लगेगा। हीट ऑफ कंबशन अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था। अब उसके ऊपर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। जनरली स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम हो गई है क्या? अभी 36 स्टूडेंट्स ही बैठते हैं। कितने बैठे थे पिछली क्लास में, कितने बैठे थे? सर आज टेस्ट है ना, तो इसलिए शायद। कौन सा टेस्ट है? कॉलेज का? इंग्लिश, ये कॉलेज का। अच्छा, अरे तो ये सब क्लासेस नहीं मिस करने चाहिए बच्चों को भाई। इतना बता बता के थक गए। इथाइलिन, हाँ इथाइलिन इज नहीं नहीं, इथाइलिन इज C2H4। C2H2 तो एसिटाइलिन होता है ना। क्या ऑप्शन आ रहा है आंसर? हो सकता है करेक्ट होगा तुम। जैसे यहाँ पर इस लॉ आप लोगों के लिए फोकस था, यहाँ पर आपके लिए स्टोइशियोमेट्री का फोकस रहेगा। मैं एक बार थोड़ा हिंट देता हूँ बाकी लोगों के लिए भी। ये जो C2H4 का कंबशन का इक्वेशन होगा, C2H4 प्लस O2 गैस, ठीक है। इक्वेशंस लिखना शुरू कर दिया करो, उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। CO2 गैस प्लस 2H2 लिक्विड और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? सर्टेन अमाउंट ऑफ इथाइलिन वाज कंबस्टेड एंड 6 heat kilojoule heat was evolved if the heat of combustion of ethylene, right? अब इसमें जो इम्पोर्टेंट कैच है वो क्या है, दैट ये हीट ऑफ कंबशन जो होता है ये कैसा है, दे आर डिफाइंड ऑन अ पर मोल बेसिस, ठीक है। हाँ ठीक है, आप लोगों के सेम ही आंसर आ रहे हैं, अमान और मिर्जा और गौतम और संयम, तो मेरे को लग रहा है वही करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप नोटिस करना 1 मोल, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना यहाँ पर स्टोइशियोमेट्री और यू कैन से क्वांटिटी
इज व्हाट इज द कैच, ठीक है। 1 मोल एसिटाइलिन या फिर मैं बोलूँ 3 मोल O2 के कंबशन होने पर कितना हीट रिलीज हो रहा है यहाँ पे, 1411 किलो जूल, ठीक है। और अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हीट रिलीज हो रहा है वो 6226 किलो जूल था, राइट। तो इसका मतलब कितना O2 लगा होगा, राइट। सो यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो सिंपली, तो आपको आंसर मिल जाएगा दैट ये मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। 6226 अपॉन 1411 इंटू 3, ये मोल्स आ जाएंगे। एंड इसी चीज को आप 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली आपका ये बी ऑप्शन आंसर लग रहा है। समझ में आया ये? इज दिस क्वेश्चन क्लियर विद एवरीवन? कैसे करना है इसको? ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो फिर दिस क्वेश्चन शुड बी समथिंग विच विल बी अ गुड चेक कि आपको एक्चुअली में समझ में आया है कि नहीं आया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं, तो कोशिश करो कि वो तीनों चारों कॉन्सेप्ट एक साथ आप ग्रास्प कर पाओ। नहीं नहीं, है सिंगल चॉइस ही, मल्टीपल चॉइस नहीं है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है।
राइट, क्या आ रहा है आंसर? ओके, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सर्वेश का अलग है, संयम का अलग है, हर्ष का दोनों से अलग है। ये तो तुम लोग सारे ही ऑप्शन अलग अलग आंसर कर रहे हो। हाँ हाँ, वेट कर रहे हैं अमन, तुम करो तो सही। मतलब इसमें द की फोकस इज योर स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, मेक श्योर दैट आई विल हाईलाइट कि यहाँ पर डेफिनेशन, ठीक है, एंड स्टोइशियोमेट्री are the key. They are the ones which are going to be important. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जूल, किलो जूल, कैलोरीज, इन सब के बारे में बात करी जा रही है। आंसर क्या है? आंसर बताऊं मैं आप लोगों को? वेट, हाँ सर्वेश, आपका आंसर सही है, संयम आपका नहीं है। हर्ष आपका भी नहीं है। हाँ संयम। नहीं अमान। ऑलराइट, कैसे करना था यहाँ पे आप नोटिस करो। ये जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ एल्यूमिनियम है, इसका इक्वेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ एल्यूमिनियम? इसमें अब ये ध्यान रखना दैट कोफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम शुड बी 1। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम का हीट ऑफ कंबशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम प्लस O2 इज गोइंग टू गिव यू Al2O3। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 रखना है, यानी कि ये बाकी कोफिशिएंट इस तरीके से रखेंगे। चलो तो 3/4 होगा ना? 3/4। सॉरी, हाँ माय बैड, 3/4 3/4 करेक्ट। अब इसके लिए बोला जा रहा है दैट डेल्टा H इज -837.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसको मैं कैसे रीड करूंगा? इसको मैं रीड करूंगा इस तरीके से कि 1 मोल एल्यूमिनियम जब 3/4 मोल O2 के साथ में कंबाइन करके हाफ मोल Al2O3 बना रहा है, तब इतना हीट रिलीज हो रहा है। दिस इज हाउ आई हैव टू रीड दिस इक्वेशन। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे, ठीक है, आपको बोला जा रहा है दैट डेल्टा H जो हीट रिलीज हो रही है वो 250 किलो कैलोरी है। ठीक है, किलो कैलोरी मतलब इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर देना। सो 250 इंटू 4.18 किलो जूल हो जाएगा। तो इतना हीट रिलीज हो रहा है, तो कितना मोल ऑफ एल्यूमिनियम कंबस्ट हो रहा होगा या कितना मोल ऑफ Al2O3 फॉर्म हो रहा होगा? तो ये हम यूनिटरी मेथड से बता पाएंगे ना, राइट? सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे नोटिस करना, 250 इंटू 4.18 अपॉन 837.8 into 1, right? And moles of
Al2O3 formed will be equal to 250 into 4.18 upon 837.8 into हाफ। तो इस सब में कैलकुलेशन करने में ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, समझ में आया ये? सर बी आएगा ना? डी आ रहा है क्या? सॉरी, हाँ माय बैड, हाँ सर। डी नहीं, सॉरी, बी 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 करेक्ट। 0.624 moles of Al2O3। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ इन क्वेश्चंस को आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, ठीक है, जहां जहां आपके आंसर्स गलत आ रहे हैं, तो इसमें मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से नोटिस करना, दैट इस चैप्टर में बहुत सारी केयरलेस मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, एंड दोज आर चैप्टर स्पेसिफिक केयरलेस मिस्टेक। ठीक है, मैं आपके साथ में पहले भी हाईलाइट कर चुका हूँ दैट एक तो जनरल केयरलेस मिस्टेक होती है, एक चैप्टर स्पेसिफिक केयरलेस मिस्टेक्स होती हैं। तो जो चैप्टर स्पेसिफिक केयरलेस मिस्टेक्स होंगी उनको आप ओवरकम तभी कर पाओगे जब आप उनको हाईलाइट करते रहो। नाउ इस चैप्टर में जनरली जो केयरलेस मिस्टेक्स होने वाली है, स्पेशली थर्मोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में, वो कभी स्टोइशियोमेट्री में होगी, कोफिशिएंट्स आप सही से नहीं लिखे, इक्वेशन सही से नहीं लिखी, कई बार साइन का भी गड़बड़ होगा। अभी तो ये क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें आपने नोटिस किया होगा इतना साइन के ऊपर घुमाया फिराया नहीं गया, ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे हीट रिलीज का प्रॉपर्ली मैंने साइन लिखे हैं, बट आगे आप देखोगे देयर विल बी समटाइम्स क्वेश्चंस जिनमें साइन बहुत ऐसे ट्रिक करके ट्रैप करके छुपाया होगा क्वेश्चन में, जो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। फिजिकल स्टेट ऑफ स्पीशीज ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, स्पेशली जब आप डेल्टा एन जी का कैलकुलेशन कर रहे होगे, डेल्टा एच डेल्टा यू का कंपैरिजन कर रहे होगे, यूनिट्स का ध्यान देना है, जूल में कर रहे हो, किलो जूल में कर रहे हो, एंड अकॉर्डिंगली आर की वैल्यू आपको चूज करनी पड़ेगी। तो ये ऐसे एवेन्यूज हैं जो मैं आपके लिए यहाँ सामने हाईलाइट करके रख रहा हूँ। हाउएवर आप ये जो केयरलेस मिस्टेक्स करते जाओगे इनको प्लीज हाईलाइट करते जाना क्वेश्चंस में, बुकलेट में, मेक श्योर दीज आर हाईलाइटेड, ताकि जब आप रिविजन करोगे तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देम बेटर। एग्जाम टाइम पे फिर यू आर मोर अवेयर अबाउट दोज मिस्टेक्स। ठीक है, ऑलराइट, नाउ इतना डिस्कशन काफी है इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चंस। बाकी डेफिनेटली आप जब खुद से करोगे तो आपको ज्यादा अच्छी लर्निंग डेवलप होगी। अब मैं आपको एक नेक्स्ट एंथैल्पी की तरफ ले जाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम डिफरेंट डिफरेंट एंथैल्पी सीखते रहेंगे इस चैप्टर में। तो आफ्टर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, लेट्स लुक एट दिस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, लेट मी जूम इन ऑन दिस नाउ। जैसा आपको वर्ड से ही समझ में आ जाएगा दैट दिस विल बी द एंथैल्पी चेंज जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में रहता है। नाउ टेक्निकली स्पीकिंग, ठीक है, इसको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाया जाता है दैट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द हीट रिलीज्ड। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस में हीट रिलीज्ड ही होगा, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा जिसकी वजह से हीट रिलीज हो रही होगी। when 1 mole of H2O is formed due to neutralization. Okay, this is something which we typically talk about when acid and base neutralization is discussed. Okay, enthalpy of neutralization is the heat released when 1 mole of H2O is formed due to neutralization. Now, to stress on this point, आप नोटिस करोगे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं
राइट नाउ आप लोगों ने वैसे तो फिजिकल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड इनके बीच का डिफरेंस समझ लिया होगा. हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर पढ़ते वक्त भी ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड. It is not based on pH. It is based upon the species, the substance. If the substance undergoes complete ionization, then it is termed as a strong acid. And if it undergoes partial ionization, it is termed as a weak acid. What is meant by ionization? Releasing H plus in the solution. Right? So, जैसे यहाँ पर आप नोटिस करना, हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट HCl जो है ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है इनटू H प्लस एंड Cl माइनस. तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. जब आप HCl को पानी में डालते हो इट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू H प्लस एंड Cl माइनस. एंड वहीं पर आपसे H2S को या HF को ले लो. ठीक है, HF को जब आप पानी में डालते हो तो वो पार्शियली डिसोसिएट करता है into H plus and F minus. So this will be an example of a weak acid. The partial ionization is because of this weak nature of this acid. It has nothing to do with the number of H plus also. जैसे कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, this is also a weak acid. ठीक है, doesn't completely dissociate into H plus and carbonate ions. It partially dissociates into H plus and carbonate ions. ठीक है, तो ये भी वीक एसिड का एग्जांपल हो गया. ठीक है, इनफैक्ट इसमें स्टेप बाय स्टेप डिसोसिएशन होता है बट वो मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में ही बताऊंगा. तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का अंतर सबको समझ में आता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड? ओके, तो अब नोटिस करना दैट जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं तो 57.1 kilojoule of heat is released per mole of water that is formed. ये डेटा आपको याद रखना है that strong acid strong base का neutralization releases this much amount of heat. Now any strong acid or any strong base you take, this is our observation. Why is it so? Can anyone take a guess? Like मैं HCl plus NaOH का रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है, या फिर मान लो HCl plus KOH का रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है, एक्वस फेज में ये सब, या फिर HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. HNO3 प्लस कोई स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH हो गया, राइट. तो ये क्या बनाएगा NaNO3 प्लस H2O, राइट. कोई सा भी मैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन बोल रहा हूं, सब में इतना हीट रिलीज हो रहा है. व्हाई इज इट द केस? संयम का आंसर है सेम मोल्स ऑफ H2O फॉर्म हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है सेम मोल्स ऑफ H2O. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ वीक एसिड CH3COH प्लस NaOH, ठीक है, ये वीक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, तो भी तो 1 मोल ऑफ H2O फॉर्म होगा, बट इसका एंथैल्पी चेंज अलग होगा. इसका एंथैल्पी चेंज विल नॉट बी -57.1. इन ऊपर वाले सबका -57.1 क्यों है? सर हाइड्रेशन एनर्जी पर हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंडेंट है. मतलब जो मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स है उन मेटल हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो इसलिए फिर उनका ये सेम आ रहा है डेल्टा.
बट मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ ना कि है तो सब अलग अलग, लाइक HCl HNO3 अलग अलग है, KOH NaOH अलग अलग है, बट फिर भी सब में सेम ही अमाउंट ऑफ हीट क्यों रिलीज हो रहा है? इन सब के तो हाइड्रेशन भी अलग अलग होंगे ना, हाइड्रेशन एनर्जीज वगैरह ये सब अलग आयंस है। एनी गेस वर्क? प्रशस्त सही लाइन पे जा रहा है। प्रशस्त इज सेइंग release of H and OH ion, like H plus and OH minus ion, gives energy in each case. Correct, प्रशस्त। Like यहाँ पे नोटिस करना, प्रशस्त ने एकदम सही ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट किया है। ठीक है, इन सब केसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सब के सब स्ट्रॉन्ग है, राइट? एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? दैट दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। यानी कि आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये HCl का सोल्यूशन है, ठीक है? तो ये HCl के सोल्यूशन में आप नोटिस करोगे ऑलरेडी ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड है इनटू H प्लस एंड Cl माइनस आयंस। ठीक है? नहीं विवेक, दैट इज नॉट द रीजन। वो जो एसिटिक एसिड वाला भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसमें भी बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड ही जाता है। दैट इज नॉट द केस। यहाँ पर आप नोटिस करना, ये HCl जो था इसमें H प्लस एंड Cl माइनस जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड है। ठीक है, ऑलरेडी ये एक दूसरे से दूर दूर है, मतलब सेपरेटेड आउट है। एंड मैं NaOH भी जब ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो NaOH में भी कैसा रहेगा, Na प्लस आयंस एंड OH माइनस ऑलरेडी अलग अलग है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड है। अब जब मैं इनको मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, व्हेन आई मिक्स देम टुगेदर, तो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द एक्चुअल रिएक्शन दैट इज हैपनिंग? आप नोटिस करना, the actual reaction that happens is H plus plus OH minus giving H2। ठीक है, बाकी ये जो Cl माइनस है या Na प्लस है वो तो एज इट इज सोल्यूशन में रखे रहते हैं ना, मतलब वो तो लाइक स्पेक्टेटर आयंस है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। जो एक्चुअल रिएक्शन हो रहा है दैट इज ओनली एंड ओनली हैपनिंग बिटवीन H plus and OH minus forming a bond to form the H2O molecule। बाकी ये आयंस पहले भी स्पेक्टेटर की तरह रखे हुए थे सोल्यूशन में और अभी भी रखे ही रहेंगे। तो यहाँ पर ये Cl माइनस Na प्लस ये स्पेक्टेटर ही है, Cl माइनस K प्लस स्पेक्टेटर ही है। ठीक है, इनको मैं अगर काट भी दूंगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन। ठीक है, हाँ, NaCl नहीं बन रहा ना यहाँ पर, नो precipitate, you are not getting a solid precipitate of NaCl, you are not getting a solid precipitate of KCl, you are not getting a solid precipitate of NaNO3। ये तो क्या है, एक्वस है ना, यहाँ पे भी ये एक्वस सोल्यूशन में आयंस प्रेजेंट थे, यहाँ पर भी एक्वस सोल्यूशन में आयंस प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेंगे। आपस में ये कुछ बॉन्ड नहीं बना रहे ना आपस में, दे आर नॉट कंबाइनिंग विद ईच अदर, डिसॉल्व्ड फॉर्म के डिसॉल्व्ड फॉर्म में रह गए। हाँ, अगर कोई इनमें से इनसॉल्युबल सॉल्ट बना रहा होता, ठीक है, इनमें से had there been some insoluble salt that would have been forming, तो जरूर मैं कंटेस्ट करता, तो जरूर मैं यहाँ पे डिस्कस करता दैट एंथैल्पी चेंज अलग अलग होगा। बट यहाँ पर आप देखोगे कि ये NO3 माइनस आयन Na प्लस आयन
ये कुछ कर थोड़ा ना रहे, ये तो स्पेक्टेटर की तरह रखे हुए हैं सोल्यूशन में। सो जो एक्चुअल रिएक्शन हो रहा है वो तो इन सब केसेस में H प्लस एंड OH माइनस के बीच में ही हो रहा है ना, एंड दैट इज वाई इन सब केसेस में, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, the enthalpy change is same. So if I am writing this reaction HCl aqueous plus NaOH aqueous giving NaCl plus H2O, it is as good as writing just the reaction between H plus and OH minus giving H2O, because these Na plus and Cl minus ions are spectator. So had I written it for any other case as well, ये सब में क्योंकि ये ऑलरेडी आयोनाइज्ड है, क्योंकि ये ऑलरेडी आयोनाइज्ड फॉर्म में है, इसलिए ये स्पेक्टेटर है। विजुअलाइज कर पा रहे हो दैट रिएक्शन क्या हो रहा है, जस्ट Na प्लस सॉरी H प्लस एंड OH माइनस के बीच में ही हो रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अब आप नोटिस करते, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड हैव टेकन द वीक एसिड का एग्जाम्पल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ HCl, मान लो यहाँ पे मैंने CH3COH लिया होता, तो CH3COH में कैसा रहता, CH3COH में लाइक यहाँ you wouldn't have H plus and acetate ion freely, ठीक है, यहाँ पर प्राइमरीली आपको CH3COH ही मिलता, ठीक है, बहुत बहुत कम क्वांटिटी में इसका ऑलरेडी H प्लस एंड एसिटेट आयन होता, बट मेजरली तो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता। क्यों? क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये ऑटोमेटिकली खुद से डिसोसिएट नहीं होगा। और फिर जब मैं इसमें NaOH मिलाऊंगा तो फिर ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, फिर ये मुझे देगा यहाँ पर इन द सोल्यूशन I will get CH3CO minus ions and Na plus ions, ठीक है। तो इसमें Na plus अभी भी स्पेक्टेटर रहा, ठीक है, क्योंकि इनिशियली भी Na plus एज इट इज रखा था, अभी भी Na plus एज इट इज रखा हुआ है इन द सोल्यूशन। बट जो एसिटेट आयन था वो स्पेक्टेटर नहीं था, एसिटेट आयन तो एक्चुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा, लाइक ये OH माइनस जो आया इसने एसिटेट आयन पे सॉरी एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल पे अटैक करा और फिर उसका बॉन्ड ब्रेक किया और फिर ये रिएक्शन कराया। समझ में आ रहा है ये विजुअलाइजेशन ऑफ हाउ इज इट हैपनिंग इन दीज केसेस? मैं एक बार समराइज कर देता हूं आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करना समरी किस तरीके से है इसका, दैट जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस है, ऑलरेडी द एसिड एंड बेस आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है। जैसे थोड़ा सा मैं बड़ा विजुअलाइजेशन आपके लिए लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग का जो केस है उसमें ऑलरेडी ये सब्सटेंसेस आयोनाइज्ड है, ठीक है, ये सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में ये H प्लस आयंस फ्रीली प्रेजेंट है, ये Cl माइनस आयंस फ्रीली प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज समथिंग व्हिच स्टैंड्स फॉर द H प्लस आयंस एंड दिस इज समथिंग व्हिच स्टैंड्स फॉर द Cl माइनस आयंस, ठीक है। एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें भी सब आयंस फ्रीली प्रेजेंट है, राइट, इसमें भी ये Na प्लस एंड OH माइनस फ्रीली प्रेजेंट है। अब जब आप इनको मिला रहे हो तो क्या हो रहा है,
इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, ये जो Cl माइनस आयंस है ये एज इट इज जैसे पहले थे वैसे ही प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ये जो Na प्लस आयंस है ये जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। व्हाट इज द रिएक्शन दैट हैपेंड, व्हाट इज द चेंज दैट हैपेंड? It was the actual change between H plus and OH minus forming H2. अभी समझ में आया? ये स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग के केस में हो रहा है. So this is the true reaction which is happening. अब यहीं पे अगर मैं कोई वीक प्लस स्ट्रॉन्ग कर देता, ठीक है, वीक प्लस स्ट्रॉन्ग में क्या है, दैट लेट्स से ये HCl एसिड नहीं है, यहाँ पर CH3COH एसिड है, ठीक है. तो CH3COH जो रहेगा इस सोल्यूशन में, नोटिस करना इसमें मेजरली CH3COH रहता है और वो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा H प्लस, बहुत ही थोड़ा सा, मतलब ये आप देखोगे वीक एसिड की यही प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ही कम आयोनाइज हो रहे होते हैं खुद से, ठीक है. तो इस सोल्यूशन में व्हाट यू विल हैव मेजरली CH3COH रहेगा, ठीक है. द ब्लैक डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग, or rather I should use say some other color. The green dots are basically representing CH3COH, ठीक है. यही मेजरली प्रेजेंट है यहाँ पर, हार्डली एनी, मतलब ये जो H प्लस मान लो आप, ठीक है, हार्डली ये कुछ प्रेजेंट रहेगा, और ये आप रेड डॉट मान लो, ये हार्डली एसिटेट आयन कुछ प्रेजेंट रहेगा, ठीक है. बहुत ही थोड़ा सा रहेगा, मे बी इनफाइनाइट, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में रहता है एज कम्पेयर टू 1 मोल. लाइक अगर ये 1 मोल है, ठीक है, तो मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि ये 10 की पावर -3 मोल के ऑर्डर का होगा. ये 1 मोल है तो ये मिली मोल होगा, समथिंग विच कैन बी नेग्लेक्टेड. वो डेटा पे डिपेंड करता है, इनका पीके डेटा पर. आई एम श्योर आप लोगों ने टर्म सुना होगा, राइट. तो यहाँ पर अब जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो रिएक्शन होगा, ठीक है, CH3COH plus NaOH is going to give you CH3COONA plus H2. और ये CH3CONA क्या है, दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अगेन ये वाला जो सॉल्ट रहता है ये कंप्लीटली सॉल्युबल रहता है, राइट. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप नोटिस करोगे दैट आपको ये Na प्लस आयंस जो थे वो एज इट इज पहले भी स्पेक्टेटर थे, अभी भी स्पेक्टेटर रहेंगे, ठीक है. पर अब यहाँ पर ये CH3CO माइनस के आयंस आ गए हैं जो पहले नहीं थे. समझ में आया? तो यहाँ पर दिस एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल इजंट स्पेक्टेटर, ये एक्चुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है. मतलब इफ आई वाज टू एक्चुअली राइट डाउन दिस रिएक्शन, तो मैं इसमें से ये Na हटा दूंगा, तो जो रिएक्शन रहेगा ट्रू फॉर्म में, इट विल बी CH3COH प्लस OH माइनस गिविंग CH3CO माइनस प्लस H2. ये मेरा ट्रू फॉर्म में रिएक्शन रहेगा. Na प्लस स्पेक्टेटर, Na प्लस कुछ काम नहीं कर रहा. समझ में आया? So given this understanding, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से फोकस करना, दैट जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो उसमें अगर 1 मोल वाटर फॉर्म हो रहा है, तो ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है, -57.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है. इनफैक्ट इसमें आप नोटिस करोगे, टू कीप दिस डेफिनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, अगर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछूं दैट इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कितना होगा, व्हाट विल बी द आंसर?
H2SO4 is a strong acid and NaOH is also a strong base. So what will be your answer? What is the delta H in this case? How many moles of water are forming over here? सर्वेश आपका आंसर गलत है, संयम आपका भी आंसर गलत है, अमान आपका भी गलत है। हाँ, अब आपने सही आंसर कराया। इसमें साइन नहीं भूलना है भाई। The answer will be 2 times minus 57.1. That is what the correct answer would be. ठीक है, साइन का गड़बड़ नहीं करना। डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन विल बी 2 times minus 57.1 किलो जूल्स। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन टू मी दैट स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के केस में तो इतना हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है, अब इन दोनों में से अगर कोई भी कंपोनेंट वीक हुआ या दोनों ही वीक हुए तो इतना ही हीट रिलीज होगा या इससे कम हीट रिलीज होगा या इससे ज्यादा हीट रिलीज होगा? व्हाट विल बी योर इंट्यूटिव गेस? हाँ, करेक्ट सर्वेश, करेक्ट संयम, करेक्ट हर्ष, कम हीट रिलीज होगा। कैसे? यहाँ पे आप नोटिस करना, अगर मैं स्ट्रॉन्ग के साथ में वीक या वीक के साथ में वीक कोई सा भी कॉम्बिनेशन लो, कोई भी कंपोनेंट अगर वीक हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? द हीट रिलीज्ड वुड बी लेस than 57.1 kilojoule per mole. Why? Because some part of that heat will be used to ionize the weaker part. जैसे यहाँ पे आपने ये एग्जांपल देखा ना, मैंने रब नहीं किया इसलिए कि यहाँ पर ये जो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक करना पड़ रहा है ना, ये ऑलरेडी ब्रोकन अप नहीं है इनटू H+ एंड एसिटेट आयन, इसको ब्रेक करना पड़ रहा है, तो उसके लिए एनर्जी लगेगी ना, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगती है। तो जितना हीट रिलीज होना चाहिए था उतना हीट रिलीज नहीं होता है, उससे कम हीट रिलीज होता है। ठीक है, इनफैक्ट आप उसको इस तरीके से रिलेट भी कर सकते हो। ठीक है, किस तरीके से? यहाँ पे नोटिस करना, जो लेट्स से स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को न्यूट्रलाइज करने में जो एनर्जी लग रही है या जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इट विल बी जितना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में रिलीज हुआ, ठीक है, और ये नेगेटिव साइन के साथ में है, ठीक है, दिस इज विद नेगेटिव साइन बिकॉज ये हीट रिलीज हो रही है, प्लस जितना जो वीकर कंपोनेंट था जैसे वीक बेस है तो उसको आयोनाइज करने में या डिसोसिएट करने में जितना एनर्जी लग रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पर आयोनाइज करने में 10 किलो जूल एनर्जी लग रहा है, ठीक है, वीकर कंपोनेंट को आयोनाइज करने में 10 किलो जूल एनर्जी लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी +10, दिस विल बी -57, तो ये कितना आ जाएगा? -47 हीट ही रिलीज होगा। समझ में आया? ठीक है, कैसे निकाला ये रिलेशनशिप? इंट्यूटिवली तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, इंट्यूटिवली यू आर एबल टू गेट इट, बट आई कैन ऑल्सो यूज हेस लॉ टू कम अप विद दिस रिलेशनशिप। कैसे? आप यहाँ पे नोटिस करना, लेट मी write down the equations. Let's take the strong acid to be HCl, let's take the weak base to be NH4OH, like ammonium hydroxide weak base होता है, तो इनका जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होगा गिविंग NH4Cl and H2O, राइट? अब इसको मैं H+ plus NH4OH गिविंग NH4+ plus H2O लिख सकता हूँ, ठीक है, वाई? बिकॉज इसमें ये जो Cl- आयन है वो स्पेक्टेटर है, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था ना, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये सोल्यूशन में H+ एंड Cl- ऑलरेडी ब्रोकन अप है, और यहाँ पर भी NH4+ एंड Cl- रहेगा, तो ये Cl- तो क्या है? स्पेक्टेटर है यहाँ पे, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, इट इज जस्ट स्टेइंग एज इट इज। तो रादर देन राइटिंग द Cl- मैं Cl- को हटा ही देता हूँ। जो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द रिएक्शन है वो क्या है? H+ plus NH4OH aqueous
is giving NH4++H2O. ठीक है. हाँ, अमोनियम आयन यहाँ पे स्पेक्टेटर नहीं है. अमोनियम आयन इज नॉट स्पेक्टेटर क्योंकि यहाँ पर NH4OH वीक था. ठीक है, इट वाज नॉट समथिंग which was already dissociated. ठीक है. अच्छा, तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, लाइक इस लेफ्ट हैंड साइड के करस्पॉन्डिंग. अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के करस्पॉन्डिंग का इक्वेशन क्या हो जाएगा? H++OH माइनस गिविंग H2O. ठीक है, ये अपन ने ऊपर भी देखा था ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन कैन बी सिंपली रिटन एज H++OH माइनस गिविंग H2O. ठीक है. एंड ये जो आयोनाइजेशन है वीक बेस का, उसका इक्वेशन क्या होगा? वीक बेस गिविंग इट्स आयंस, राइट? आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन का इक्वेशन क्या हो गया? 1 मोल ऑफ NH4OH गिविंग इट्स आयंस NH4+ and OH- इन द एक्वस मीडियम. तो अगर अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे, आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को एड अप कर रहे हो. ठीक है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एड अप कर रहे हो, तो कैन यू सी दैट ये फर्स्ट वाला इक्वेशन फॉर्म हो रहा है? Can you see that happening? ट्राई करके देखो, सामने सामने है. NH4OH giving NH4++OH minus and this, तो ये OH कैंसिल आउट हो गया. क्या बना? NH4OH plus H plus giving NH4++H2O, which was this first equation only. समझ में आया ये? Is this clear with everyone? समझ में आया तो बताओ, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पर. ठीक है, अब यहाँ पे, ठीक है, चलो मैं इसी में एक्सटेंडेड एक और एस्पेक्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ. डेल्टा H, अगर यहाँ पे मैंने ये स्ट्रॉन्ग प्लस वीक का लिखा, ठीक है, मान लो अगर दोनों कंपोनेंट वीक होते, ठीक है, वीक एसिड प्लस वीक बेस का लिखता मैं, तो कैसे लिखता? ठीक है, यहाँ पे नोट करके मैं लिख देता हूँ दैट डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन हाँ, मैं उसको इक्वेशन को लिख देता हूँ. डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन ऑफ किसका? अगर दोनों ही कंपोनेंट वीक है, वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू -57.1. दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन. अब प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन या डेल्टा H डिसोसिएशन ऑफ बोथ द वीकर कंपोनेंट्स, वीक एसिड प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ वीकर बेस एज वेल. ठीक है, दोनों का मुझे एड अप करके लिखना पड़ता. ठीक है, समझ में आया? इंट्यूटिवली समझ पा रहे हो? ओके, अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. दैट मान लो एक वीक एसिड है HA, उसका डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग बेस इज -50 किलो जूल पर मोल, एंड डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक बेस BOH, ठीक है, कोई वीक बेस है विद स्ट्रॉन्ग एसिड इज -40 किलो जूल पर मोल. ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ what will be the delta H neutralization of HA with BOH. HA का
BOH दोनों वीक वीक का न्यूट्रलाइजेशन का एंथैल्पी चेंज क्या होगा बताओ, कैलकुलेट करके सोच के क्या आंसर रहेगा। नहीं सही है, doesn't seem to be correct. अच्छा नहीं हो सकता है आपका, एक मिनट सही है, मैं डबल चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, करेक्ट है, सही है। सर्वेश आपका, हाँ अब आपने सही आंसर दिया है। नहीं गौतम आपका करेक्ट नहीं है। हम्म, बाकी लोग भी ट्राई करो। हाँ सर्वेश सही है आपका। ऑलराइट, मैं बताऊं कैसे करना है। अच्छा, आपसे मैं पार्ट आंसर्स पूछता हूँ। कैन यू टेल मी द एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ Ha? What will be the enthalpy of ionization of Ha? Correct. It will be 7.1. राइट, आपने ये अभी इक्वेशन ऊपर पढ़ा कि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन विल बी -57.1 प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ द वीक एसिड, राइट। एंड इससे आप कैलकुलेट करोगे तो ये 7.1 आ जाएगा। करेक्ट। व्हाट विल बी द डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ द वीक बेस BOH? वापस से आप यही थॉट प्रोसेस लगाओगे तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस विल बी -57.1 प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ द वीक बेस। तो ये आपको डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस दे देगा। अब ये वाला फॉर्मूला जो अपन ने ऊपर डिस्कस किया था, आपने वो यहाँ पे अप्लाई करा।
ठीक है, दैट जब दोनों ही कंपोनेंट वीक है तो इट विल बी -57.1 प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड एंड द वीक बेस। तो ये आप करोगे तो आपका आंसर -32.9 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लेट्स से ये वाले मेथड में फॉर्मूलाज नहीं यूज करना है, आपको एकदम बेसिक से जाना है कि सर हमें वो बेसिक वाला तरीका ज़्यादा बेटर लगा था, ऑल्दो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, जिसमें अपन इक्वेशन बना बना के कनेक्ट करते रहेंगे। तो कैसा रहता है, ये जो पहला वाला था डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एच ए विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये इक्वेशन रहेगा एच ए प्लस ओ एच माइनस ओ एच, स्ट्रॉन्ग बेस को मैं ओ एच माइनस से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, बाकी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे NaOH या KOH नहीं लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि वो सब स्पेक्टेटर आयंस, उनका कोई फायदा ही नहीं है। आई जस्ट राइट OH माइनस, तो Ha प्लस OH माइनस गिविंग A माइनस प्लस H2, ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई, और इसका डेल्टा H -50 दिया हुआ है। फिर ये दूसरी इक्वेशन हो गई वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड को मैं सिर्फ H प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं HCl लिखूं या HNO3 लिखूं, क्या फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, ये स्पेक्टेटर आयंस है, मुझे सिर्फ H प्लस से मतलब है जो रिएक्ट कर रहा है। तो ये बना देगा B प्लस प्लस H2O, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, और इसका डेल्टा H दिया हुआ है -40 किलो जूल पर मोल। एंड वी ऑल्सो नो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन क्या होता है, H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग H2O, एंड उसका डेल्टा H होता है -57.1 किलो जूल पर मोल। नाउ अब इनसे I will get the weak acid weak base का न्यूट्रलाइजेशन, Ha plus BOH giving B plus plus A minus giving H2O, ये मेरा वीक एसिड वीक बेस का न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है। तो ये फोर्थ इन 1 2 3 के टर्म्स में इस तरीके से लिखने में आ जाएगा, दैट 4 इज इक्वल टू 1 + 2 - 3, एंड उसको भी आप करोगे तो आपका आंसर -32.9 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं टू हेल्प यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड what is it that we did over here. You could either use the formulas that we discussed above, or you could fall back to the basics, write the equations, manipulate those equations to get the desired equation. Is this clear with everyone? समझ में आया ये? All right. Now let's do one more question over and above what we had just done. Okay. In fact, give me one moment. I'll just rub the answers. Otherwise, आपको help मिल जाएगी. ठीक है. All right. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अब ट्राई करो।
All right, I have started getting some answers. सर्वेश संयम करेक्ट है, ठीक है. हाँ, मेक सेंस. कैसा रहेगा आंसर्स? कैसे डिसाइड किया अपन ने इसमें? नहीं प्रशस्त, नॉट करेक्ट. इसमें आप देखो ना, टेम्परेचर इंक्रीज के बारे में बताया जा रहा है. टेम्परेचर इंक्रीज किसकी वजह से होगा? रिएक्शन की वजह से, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, राइट. अब क्वांटिटी अलग अलग दी हुई है इसमें, ठीक है. आप इसमें नोटिस करोगे तो यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट यूज होगा ना. इन फर्स्ट ऑप्शन 20 ml एसिड है और 30 ml बेस है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? एसिड, करेक्ट. और उसकी वजह से कितना वाटर बनेगा? हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर? 20 यूनिट्स, राइट. जो भी यूनिट्स आप कैलकुलेट कर लो, ये वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी से मोल्स निकाल लो और मोल्स से फिर आप रिपोर्ट कर दो. बट ठीक है, मैं अभी यहाँ यूनिट्स में ही कंपेयर कर देता हूँ, ठीक है. ml में आंसर मत देना, ml में, क्योंकि ये गैशियस स्पीशीज थोड़ी ना है, ठीक है. दीज आर नॉट गैशियस स्पीशीज की ml में आंसर कर दिया. यहाँ पे आपको मोल्स में ही एनालिसिस करना पड़ेगा, बट जरूरत नहीं है उतना जाने की, क्योंकि आपसे बस कंपैरिजन ही पूछा है. अच्छा, बी पार्ट में कौन लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा? दिख रहा है, एसिड रहेगा. एंड उसकी वजह से कितना यूनिट्स ऑफ वाटर फॉर्म होगा? 10 यूनिट्स ऑफ वाटर फॉर्म होगा, ठीक है. सी पार्ट में दोनों ही स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट है, 25 यूनिट्स ऑफ वाटर फॉर्म होगा. एंड लास्ट वाले में जो बेस है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और उसकी वजह से 15 यूनिट्स ऑफ वाटर फॉर्म होगा. तो विच इज द वन जिसमें सबसे ज्यादा वाटर फॉर्म हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, सी ऑप्शन में सबसे ज्यादा वाटर फॉर्म हो रहा है, सबसे ज्यादा हीट रिलीज हो रहा है, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा होगा यहाँ पे. समझ में आया? स्लाइट ट्विस्ट टू द अर्लियर क्वेश्चन. ये लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे. व्हाट विल बी द आंसर? तो HCl की भी मोलैरिटी है ना 0.2. हाँ हाँ हाँ, 0.2 मोलर, करेक्ट. नहीं सर्वेश संयम, आप दोनों का ही आंसर करेक्ट नहीं है. सर मैंने आंसर दिया ही नहीं. अच्छा, तुमने पुराने वाले का ही दे रखा है क्या? ठीक है ठीक है. बाकी लोग भी सोचो क्या आंसर रह सकता है. ये कृष्णा आज कुछ बोल नहीं रहा है, कहाँ गया? आज है कि नहीं है क्लास में? कृष्णा, समझ में आ रहा है तुम्हें क्या चल रहा है? एक भी आंसर नहीं दिया तुमने.
नहीं हरिओम, नहीं संयम, नॉट करेक्ट। ट्रिक क्वेश्चन है ये। नहीं अहान, there is a trick hidden in this question as compared to the ऊपर वाला question. हाँ संयम, राइट हरिओम। करेक्ट। इस वाले क्वेश्चन में क्या है यहां पर, ठीक है, आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में नोटिस नहीं किया होगा, बट टोटल वॉल्यूम in each option is 50 ml only, right? तो जो भी मेरा हीट निकला था इस रिएक्शन का, उससे मेरा टेम्परेचर राइज हुआ होगा। तो बिकॉज टोटल वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का 50 ml है, वो सब केस में सेम है, राइट? तो हीट कैपेसिटी मेरा सेम है सब ऑप्शन का, यानी कि जितना हीट रिलीज हुआ उतना ही टेम्परेचर चेंज रहेगा। तो हीट रिलीज ही मेरा सबसे ज्यादा सी ऑप्शन में हुआ, इसीलिए उसमें टेम्परेचर राइज भी सबसे ज्यादा था। यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगेगा, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगेगा। हाउएवर यहां पे अब नोटिस करना दैट द ट्रिक दैट हैपेंड इज कि 500 ml 500 ml, ठीक है, जब मैंने 500 ml प्लस 500 ml मिलाया तो मेरा हीट कैपेसिटी सी था, ठीक है। एंड कितना मोल वाटर फॉर्म हो रहा था यहाँ पे, 500 इंटू आप 0.2 करोगे, लाइक 0.1 मोल H2O फॉर्म हो रहा था मेरा, तो उसके करस्पॉन्डिंगली क्यू हीट था। अब जब मैं 250 ml प्लस 250 ml सोल्यूशन में बना रहा हूं, तो मेरा हीट कैपेसिटी आधा हो जाएगा, और मेरा जो हीट रिलीज्ड है नोटिस करना वो भी आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 250 ml के करस्पॉन्डिंग 0.05 मोल ऑफ H2O ही फॉर्म होगा, ठीक है। 0.2 इंटू 0.25 करूंगा मैं, तो 0.05 मोल्स ऑफ H2O ही रिलीज होगा। तो दोनों केस में अब आप नोटिस कर रहे हो हीट रिलीज भी आधा हो गया और हीट कैपेसिटी भी आधा हो गया। तो मेरा डेल्टा टी क्या रहा दोनों केस में? सेम ही आ गया ना, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस मेरा ए ऑप्शन आंसर रहेगा। ये ट्रिक था, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स आरंट एबल टू गेट दिस ट्रिक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट ठीक है, दैट्स द पार्ट ऑफ द लर्निंग। ऊपर वाले क्वेश्चन, हाँ बोलो। हीट कैपेसिटी कैसे आधा हो गया? हीट कैपेसिटी आप देखोगे ना, सोल्यूशन का पहले वॉल्यूम जो था वो 500 प्लस 500 यानी कि 1000 लीटर सोल्यूशन था, सॉरी 1000 ml सोल्यूशन था। और ये हीट कैपेसिटी कैसा होता है, ये डिपेंड करता है ना इसके ऊपर कितना क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन है। हाँ समझा। मैं टोटल हीट कैपेसिटी बोल रहा हूँ, ये मोलर या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है, टोटल हीट कैपेसिटी है। तो समझा। समझ में आया? यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में सब में 50 ml ही था, 20 प्लस 30, 10 प्लस 40, 25 प्लस 25, 35 प्लस 15, सब में 50 ml ही था हर ऑप्शन में। तो हीट कैपेसिटी तो सब केस में सेम ही था, ठीक है, सी का वैल्यू। तो जहां पर ज्यादा मोल्स बन रहे थे वाटर के, ज्यादा हीट रिलीज हो रहा था, वहां पे ज्यादा टेम्परेचर चेंज हो रहा था।
ठीक है, यहाँ पर लेकिन ज्यादा मोल्स वाटर के फॉर्म हो रहे हैं बट ज्यादा टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हीट कैपेसिटी भी अकॉर्डिंगली चेंज हो गया। क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, चलो तो फिर आज अपन ने जितना डिस्कस किया है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, और क्वेश्चंस होमवर्क के वो आप ट्राई करना, देन अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछला होमवर्क तो करेंगे इसी नेक्स्ट क्लास में, एंड आज का जो मैंने भेजा है उसका आप ट्राई करना, अगर हो जाएगा कुछ कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली विल स्पेंड सम टाइम ऑन दैट। चलो, ऑलराइट देन, थैंक यू गाइस। किसी को कुछ पूछना है? समवन वांट्स टू से समथिंग? ओके, चलो, गुड बाय।